हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 25 में हम बात करेंगे इमेज सेगमेंटेशन यूनिट के पार्ट 6 की। इस पार्ट में हम देखेंगे थ्रेशोल्डिंग क्या होता है, रोल ऑफ नॉइज़ एंड इल्यूमिनेशन इन इमेज थ्रेशोल्डिंग क्या होता है, नॉइज़ और इल्यूमिनेशन की वजह से थ्रेशोल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग क्या होता है। ये एक एल्गोरिथम है जिसके बेसिस पे हम थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, थ्रेशोल्डिंग क्या होता है। ये सबसे ईजीएस्ट वे है किसी भी इमेज को सेपरेट करने में उसके ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में। तो किसी भी इमेज में अगर सिंगल ऑब्जेक्ट रहे तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक बैकग्राउंड होगा। तो थ्रेशोल्डिंग इज़ द ईजीएस्ट वे टू सेपरेट इमेज बैकग्राउंड एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही इसका अगर यूँ कहें कि इसका डेफिनेशन यही है। इसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट पे जो कुछ इंटेंसिटी वैल्यू रहेगी fx y, अगर कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे वो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट है, मतलब वो पॉइंट ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है, वो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। अदरवाइज हम बोलेंगे कि वो बैकग्राउंड पॉइंट है, वो बैकग्राउंड को बिलोंग करता है। जैसे अगर किसी इमेज में एक ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम कैसे बताएंगे कि वो इमेज में ऑब्जेक्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है, थ्रेशोल्डिंग कैसे करेंगे। हम सबसे ईजी मेथड में क्या होता है कि हम उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब सबको पता है हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ होता है कि हम इमेज की इंटेंसिटी और उसके फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक इंटेंसिटी वाले यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ बीच में मान लीजिए गैप है, और ये दो ऐसे डिज़ाइन बने, मतलब ये हायर इंटेंसिटी वाली इस साइड है पिक्सल वैल्यूज और लोअर इंटेंसिटी वाले इधर। तो बीच में हम कोई एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले सकते हैं टी, जो क्या करेगा, सेपरेट कर देगा इमेज बैकग्राउंड को ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसमें अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी बैकग्राउंड हो सकता है, बट दोनों में इंटेंसिटी वैल्यू में डिफरेंस रहनी चाहिए, जिसके बेसिस पे हम सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि ये GXY जो फाइनल हमारा सेगमेंटेड इमेज होगा थ्रेशोल्डिंग के बेसिस पे, वो क्या होगा, वो होगा 1 अगर हमारा इंटेंसिटी वैल्यू थ्रेशोल्ड से बड़ा है, अदरवाइज 0 अगर इंटेंसिटी वैल्यू थ्रेशोल्ड से लेस देन और इक्वल्स टू है। ठीक है, अब मान लीजिए कभी कभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट और एक ही बैकग्राउंड रहे, कभी कभी 2 ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट, इस तरह से। तो उस केसेस में हमें मल्टीपल थ्रेशोल्ड मिलते हैं। मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट है इमेज में और एक बैकग्राउंड है, और सबका जो है इंटेंसिटी अलग अलग है। तो उस केस में ऐसा हिस्टोग्राम आएगा, एक इंटेंसिटी वैल्यू वाला इधर आ जाएगा, फिर थोड़ा बीच में ऐसा, फिर ऐसे। तो हमें 2 तरह के थ्रेशोल्ड लेने होंगे, एक T1 एक T2, और इससे हमें 3 रीजन्स बन के आएंगे, एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन बीच वाला, और एक ये वाला रीजन इधर वाला। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फाइनल जो हमारा सेगमेंटेड इमेज होगा वो होगा A, कोई वैल्यू अब 0 1 तो दे नहीं सकते हैं, यहाँ 3 चीज़ें हैं, तो A B C 3 वैल्यू हमें देने होंगे। A वैल्यू होगा अगर हमारा इंटेंसिटी वैल्यू ग्रेटर देन T2 हुआ, मतलब इस रीजन के लिए ये हमारा निकल के एक अलग ऑब्जेक्ट आया। उसके बाद वो B होगा अगर T1 से T2 के बीच में रहा इंटेंसिटी, लाइक ये वाला बीच वाला रीजन, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ सपोज। और ये C होगा अगर वो fxy लेस देन इक्वल्स टू T1, और T1 से छोटा हुआ तो सपोज ये बैकग्राउंड हुआ। तो इस तरह से चीज़ें 3 ऑब्जेक्ट में डिफाइन होगी, या 2 ऑब्जेक्ट एक बैकग्राउंड में डिफाइन होंगे। तो अगर मल्टी ऑब्जेक्ट थ्रेशोल्डिंग करना हो तो हमारे मल्टीपल थ्रेशोल्ड हमें बनते हैं, और हम इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन हम बता सकते हैं कि ये रीजंस क्या क्या है। ठीक है, अब थ्रेशोल्डिंग को थोड़ा सा और मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि थ्रेशोल्डिंग जो है ये है एक टेस्ट अगेंस्ट अ फंक्शन t ऑफ द फॉर्म। थ्रेशोल्डिंग क्या है, एक टेस्ट है, टेस्टिंग ही तो करते हैं किसी पर्टिकुलर पिक्सल वैल्यू बेसिस पे। तो वो t जो है क्या क्या कंटेन करता है, t कंटेन करता है xy, pxy एंड fxy। यहाँ पे xy क्या है, xy है पोजीशन ऑफ द पिक्सल, पोजीशन ऑफ पिक्सल, या यूँ कहें कोऑर्डिनेट वैल्यू। हर एक पिक्सल का कोऑर्डिनेट वैल्यू होगा। जैसे मान लीजिए कोई इमेज है 3x3, तो इस पिक्सल का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, 1 1। ठीक है, इसका क्या है 2 1, इसका क्या है 3 1। इसमें हम ये मान रहे हैं कि ये x है ये y है। ठीक है, ये क्या है 1 2, ये क्या है 2 2, ये क्या है 3 2, ये सब क्या है पोजीशन है। तो यही है xy, ये क्या है 3 1 3 2 एंड 1 3 2 3 एंड 3 3। ठीक है, ये है हमारा पोजीशन ऑफ द पिक्सल। तो वही है xy डिनोट्स द पोजीशन या कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ द पिक्सल। pxy क्या है, pxy इज द लोकल प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंट, कोई भी xy पे लोकल प्रॉपर्टी। अब लोकल प्रॉपर्टी का मतलब किसी भी इमेज में, मान लीजिए अगर हम इस वाले बीच वाले पिक्सल की बात करें 2 2 की, तो इसका लोकल प्रॉपर्टी क्या होगा,
कभी भी हम प्रोसेस करते हैं तो हर एक इमेज के कुछ नेबर्स होते हैं, ये जो उसके आसपास वाले 8 पिक्सल्स होते हैं ये इसके नेबर्स होते हैं। तो इस एरिया में, इसके नेबरहुड में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे मीन, मीडियन। तो ये सारे ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सब उसके लोकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये एरिया इसका लोकल एरिया है, उसके नेबर्स। तो उसके नेबर्स में जो प्रॉपर्टी हैं, जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मैक्स वैल्यू हो गया, मीन वैल्यू हो गया, ये सारे इसके लोकल प्रॉपर्टी हो गए। ठीक है, तो वही डिनोट करता है PXY। PXY इज़ द लोकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट पिक्सल। एंड FXY, ये बहुत ही आसान, दिस इज़ द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ दैट पिक्सल। तो हर एक पिक्सल पोजीशन पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी वैल्यू होगी, 5, 10, 15 ये सब लिखा रहता है ना, 200 ग्रे वैल्यू। तो जो इंटेंसिटी या ग्रे वैल्यू होती है वो है FXY। तो थ्रेशोल्डिंग जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक पोजीशन ऑफ द पिक्सल या जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ द पिक्सल, दूसरा लोकल प्रॉपर्टी ऑफ द पिक्सल, और तीसरा इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द पिक्सल। ठीक है, अब क्या होता है कि जब थ्रेशोल्डिंग केवल इंटेंसिटी वैल्यू पर डिपेंड करती है किसी भी जगह पे, तो उसे कहते हैं ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। थ्रेशोल्डिंग का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स एंड टाइप है। देन जब टी जो है बोथ FXY एंड PXY दोनों पे डिपेंड करती है, मतलब इंटेंसिटी पे भी और लोकल प्रॉपर्टी पे भी, तो उसको कहते हैं लोकल थ्रेशोल्डिंग। ठीक है, लोकल थ्रेशोल्डिंग नाम चेंज हो जाता है क्योंकि लोकल वैल्यू का भी यूज़ हो रहा है, लोकल प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। और जब टी तीनों पर डिपेंड करता है, PXY लोकल प्रॉपर्टी, FXY इंटेंसिटी और कोऑर्डिनेट वैल्यू तीनों पे, तब इसको कहते हैं डायनेमिक थ्रेशोल्डिंग। ठीक है, ये 3 टाइप है। अब देख लेते हैं नॉइज़ और इल्यूमिनेशन से कैसे कैसे थ्रेशोल्डिंग चेंज होता है। तो जब नॉइज़ कम रहता है तो आसानी से थ्रेशोल्डिंग हो जाती है। जैसे इस इमेज में नॉइज़ नहीं है तो 2 इंटेंसिटी वैल्यू है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बीच में कोई थ्रेशोल्ड लगा के हम अलग कर सकते हैं दोनों को, ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से। बट अगर नॉइज़ आ जाएगा, गॉसियन नॉइज़, तो मीन 0 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा हिस्टोग्राम। क्यों? क्योंकि गॉसियन का यही कर्व होता है। तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे पीक था उसको सेंटर लेके ये अपना प्रॉपर्टी वाइज ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पे थ्रेशोल्डिंग टफ हो गया, बीच में एक ढूंढना पड़ेगा एग्जैक्ट। बट अगर नॉइज़ और बढ़ा दें, 0 मीन और इंटेंसिटी 50 कर दें, तो ये ऐसा हो जाएगा कर्व। अब बताओ कहाँ पे हम थ्रेशोल्डिंग करें? कैसे पता चलेगा कि कौन सा है? पता ही नहीं चला, बीच में कोई गैप ही नहीं है। तो जब नॉइज़ बढ़ जाता है तो थ्रेशोल्डिंग टफ हो जाती है। ठीक है, इसलिए नॉइज़ भी रिड्यूस करना पड़ता है थ्रेशोल्डिंग से पहले। देन इल्यूमिनेशन का क्या रोल है, तो यहाँ पहले इमेज से देख लेते हैं। ये एक रिफ्लेक्टेंस है, बस यहाँ रिफ्लेक्टेंस है, इल्यूमिनेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्टेंस का ऐसा है ग्राफ, पता चल रहा है बीच में कि चलो कम से कम थ्रेशोल्डिंग करके 2 ऑब्जेक्ट बैकग्राउंड अलग कर लेंगे। ये रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट है जो जनरेट किया गया है कंप्यूटर से। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि रिफ्लेक्टेंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं इल्यूमिनेशन से तो हमारा इमेज बनता है, तो ऐसा इमेज बन के आता है। अब ऐसा इमेज जब बन के आया तो इसका हिस्टोग्राम कुछ ऐसा निकला। अब इसमें कोई क्लियर बाउंड्री ही नहीं है कि हम थ्रेशोल्डिंग करें। तो जब इल्यूमिनेशन कंपोनेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, उससे भी जो है हमारा थ्रेशोल्डिंग में प्रॉब्लम होता है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ इल्यूमिनेशन ये ब्लैकिश है, ये वाइटिश है। तो यूनिफॉर्म रहता पूरा वाइट या पूरा ब्लैक तो उतना दिक्कत नहीं होता। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन कंपोनेंट तो अलग से जनरेट किया हुआ है, क्योंकि कहीं भी किसी भी पोजीशन पे इल्यूमिनेशन कांस्टेंट हम अलग से ले सकते हैं। वो तो लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टेंस तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो हम लाइट सोर्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, k टाइम्स इल्यूमिनेशन कंपोनेंट ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, जो भी हमारा इमेज था जो नॉन यूनिफॉर्म था यहाँ पे इस तरह से अजीब, उसमें हम डिवाइड कर देंगे gx से। gx हमने लिया k टाइम्स इल्यूमिनेशन। तो fx जो ओरिजिनल था उसको हमने डिवाइड कर दिया gx से, तो हमें क्या मिला, fx होता है ix इंटू rx, इल्यूमिनेशन इंटू रिफ्लेक्टेंस, और gx क्या था, k टाइम्स ixy जो हमने अभी जस्ट जनरेट किया है, तो k टाइम्स ixy। अब ये ixy कट जाएगा, ये हो जाएगा rxy बाई k। तो ये जो हमारा डिवीज़न इमेज मिला, इस इमेज में अगर हम थ्रेशोल्ड बाई k से थ्रेशोल्डिंग कर पा रहे हैं, डिवीज़न इमेज जब देंगे तो वहाँ पे हम थ्रेशोल्डिंग कर पाएंगे सम t बाई k से। तो अगर हम इससे t बाई k से इस इमेज में थ्रेशोल्डिंग कर पा रहे हैं तो ओरिजिनल इमेज जो हमारा rxy था उसमें हम इसका मतलब t से थ्रेशोल्डिंग कर पा रहे हैं। तो ये काम करके हम जो भी था उसको हम थ्रेशोल्डिंग को आसानी से कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन को के केस में थ्रेशोल्डिंग करने का। ठीक है, अब एक एल्गोरिदम है बहुत ही फेमस और मोस्ट बेसिक एल्गोरिदम जो यूज़ होता है थ्रेशोल्डिंग में, वो क्या होता है, बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये कैसे काम करता है, देखिए ये सबसे पहले एक इनिशियल एस्टीमेट लेता है थ्रेशोल्ड का, कि कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू ले लो इनिशियली,
ठीक है, कुछ भी मान लो, आप कहीं भी मानो, बीच में परफेक्ट वैल्यू पे चला जाएगा। मान लीजिए हिस्टोग्राम है तो हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, चाहे यहाँ या यहाँ या यहाँ यहाँ यहाँ, वो लास्ट में इटरेट होकर सही जगह पे पहुँच जाएगा। बट फिर भी इनिशियल एस्टिमेट में एक कहा जाता है कि अगर हम मीन वैल्यू ले जितने भी फ्रिक्वेंसी है, मीन वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, तो बेटर एस्टिमेट माना जाता है इंटेंसिटी। तो एक मीन वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी हम इनिशियल एस्टिमेट में ले लेते हैं। अब इस इनिशियल एस्टिमेट जो भी है हमारा टी का इनिशियल थ्रेशोल्ड, उसके बेसिस पे इमेज को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट जो थ्रेशोल्ड से कम है, एक पार्ट जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। तो G1 एंड G2 दो ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप क्या है जिसमें इंटेंसिटी वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है, और एक जिसमें इंटेंसिटी वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, दोनों पार्ट G1 एंड G2 में हम दोनों का मीन निकालते हैं, जिसको बोलते हैं M1 एंड M2। तो M1 क्या हो गया, दो ग्रुप बना था अभी हमारा, मान लीजिए G1 बना, ये G2। तो M1 हो गया मीन ऑफ G1 में जितने भी इंटेंसिटी वैल्यू है सबका कुछ ना कुछ मीन निकलेगा, तो वो हो गया M1। सिमिलरली G2 ग्रुप में सबका मीन निकलेगा इंटेंसिटी वैल्यू का, तो वो हो गया M2। तो M1 एंड M2 दो चीज़ हम निकाल लिए। M2 इज इक्वल टू मीन ऑफ ग्रुप 2। अब इस दोनों का मीन का हम एवरेज ले लेंगे 0.5 इंटू M1 प्लस M2, या यूँ कहें कि नया थ्रेशोल्ड जो हम बनाएंगे वो होगा M1 प्लस M2/2। ये हमारा नया थ्रेशोल्ड होगा। और इस नए थ्रेशोल्ड के बेसिस पे हम फिर से ये स्टेप्स चालू करेंगे। ये स्टेप्स मीन्स क्या, स्टेप्स 2 to 4, मतलब हम फिर से नए टी के बेसिस पे दो रीजन बनाएंगे G1 एंड G2, ठीक है। और देखेंगे कि दोनों रीजन में जो नए टी से छोटे वाले हैं सब G1 में, बड़े वाले G2 में। और ये काम इटरेटिवली करते रहेंगे जब तक ये जो नया टी बना और ये जो पुराना टी था हमारा, ओल्ड टी और न्यू टी का डिफरेंस जो है एक फिक्स्ड वैल्यू से कम ना हो जाए, एक कोई पैरामीटर है T0 उससे कम ना हो जाए, तब तक ये काम करते रहेंगे, ठीक है। और जब वो फिक्स पैरामीटर वैल्यू, मान लीजिए हम रखते हैं कि डिफरेंस जो है दोनों टी का, टी न्यू नया टी माइनस टी ओल्ड थ्रेशोल्ड, दोनों का वैल्यू जब लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो हम ये इटरेशन रोक देंगे और नया टी को जो है हम फाइनल टी ले लेंगे। दिस इज द फाइनल टी, फाइनल थ्रेशोल्ड। तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्टिमम ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक थंब इम्प्रेशन था, इसका हमने पहले लिया कुछ इनिशियल टी, उसके बेस पे G1 G2 बनाया, M1 M2 लिया, M1 प्लस M2/2 करके नया टी लिया, फिर इटरेट किया। सब करते करते हमने ये T0 जो है 1 लिया था, मतलब 1 से कम होना चाहिए डिफरेंस न्यू एंड ओल्ड का। तो 3 इटरेशन में जो है हमारा रिजल्ट जो फाइनल टी निकला वो 125, और 125 हमें पता चल गया कि यहाँ पे टी ले सकते हैं। तो अब इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें और भी समझ में आएंगी। देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है कि ये इमेज है 2/4 इमेज है, इस पर बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग लगाइए और हमें टी निकाल के दीजिए। तो सबसे पहले हम इनिशियल एस्टिमेट ले लेते हैं टी का। इनिशियल एस्टिमेट का हमने सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या बताया था कि सब जो पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू है सबका एवरेज ले लीजिए। तो यहाँ पे एवरेज ले लिए हैं 10 + 20 + 0 + 10, ये सब 10 + 20 + 0 + 10 + 50 30 5 15 सबको ऐड करके बाई 8, क्योंकि 8 पिक्सल वैल्यू है। तो ये हुआ 140/8 17.5, इसको हमने राउंड किया तो 18। हमेशा राउंड करना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 0.5 से ज़्यादा रहा या बराबर रहा तो नेक्स्ट सीलिंग वैल्यू, अदरवाइज फ्लोर वैल्यू। उसके बाद हमने दो ग्रुप बनाए G1 एंड G2। 18 से कम वाले सारे G1 में, 18 से ज़्यादा वाले G2 में। तो G1 में कौन कौन आ गया, 10 0 10 5, 10 0 10 5 ये सब। और ज़्यादा में कौन कौन आ गया, 20 50 30 ये सब, 20 50 30, ये 15 भी 18 से कम में था। तो यार तो दो ग्रुप बन गए। तो इन दोनों ग्रुप के इस पे M1 M2 बनेंगे। M1 क्या, इस ग्रुप का मीन, तो इसका मीन क्या है 10 + 0 + 10 + 5 + 15/5, तो ये हो गया मीन 8। और इसका मीन 50 + 20 + 50 + 30/3, तीन ही लोग हैं मीन में /3, 100/3 33.3, ये हो गया 33। अब इस दोनों के बेस पे नया टी जो हमारा बनेगा, मान लीजिए T1, ये होगा M1 + M2/2, 33 + 8/2 41/2, तो 20.5, इसको मान लीजिए 21 ले लिए, ठीक है। तो नया जो हमारा टी है वो 21 है। अब 21 को चेक करेंगे ओल्ड टी के हिसाब से कि 18 और 21 में डिफरेंस कितना है। अगर ये डिफरेंस जो है 0 से बड़ा है, हम मान लीजिए 0 लेते हैं कि दोनों जो है टी जब सेम आ जाएगा दो इटरेशन में, तब हम रोकेंगे। तो दोनों का डिफरेंस 3 है, 0 से बड़ा है, तो हम सेम काम फिर से करेंगे T1 के बेसिस पे। तो अब 21 को हम मान लिए नया थ्रेशोल्ड, उसके पे फिर दो ग्रुप बनाए G1 और G2। G1 में 21 से छोटा सब रहेगा, G2 में 21 से बड़ा सब रहेगा। तो इसमें अब ये सारे पिक्सल वैल्यू आ गए, 20 भी ऐड हो गया क्योंकि 20 21 से छोटा है। तो इसका मीन M1 इस बार 10 आया, और इस बार इसका मीन G2 का 40 आया। अब नया T2 जो हम कैलकुलेट करेंगे वो फिर 10 + 40/2, तो ये हो जाएगा 25।
तो 25 का फिर 21 से डिफरेंस देखेंगे, ये कितना है, क्या है 4 है, ग्रेटर देन 0 है। तो फिर से हम सारा काम करेंगे, फिर से G1 G2 बनाएंगे। अब G1 में ये सारे ग्रुप आ जाएंगे 10 0 10 ये सब, और ये G2 में ये। तो इस बार M1 है 10, M2 है इस बार कितना 40 इस ग्रुप का मीन। अब इस दोनों का फिर से हम M1 प्लस M2/2 करके नया T निकालें, तो ये फिर आया 25। अब दोनों 25 है, तो 25 माइनस 25 0, तो हम स्टॉप कर देंगे इटरेशन और हमारा फाइनल थ्रेशोल्ड वैल्यू T = 25 हो जाएगा। तो 25 जो है परफेक्टली है इस इमेज के लिए थ्रेशोल्डिंग करने के लिए, ताकि ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो ये भी है, ये 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये फॉर्मूला लग सकता है बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, बट हाँ इटरेटिवली एक अच्छा रिजल्ट देता है फाइनली। आई होप आप लोग को ये इक्वेशन समझ में आया होगा।